ओके डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोगों का रुका पड़ा है। पॉलिटिकल हिस्ट्री जो राजनीतिक इतिहास में पहले ही आपको बताऊं कि आप लोग मेरा एक फार्मूला मत भूलना। कभी भी टॉपिक को इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ना है, इंटीग्रेटेड पढ़ना है। तो हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा था, याद करिए, प्री हिस्ट्री से लेकर प्रोटो हिस्ट्री। और फिर हम लोगों ने पार्ट टू देखा था, वैदिक पीरियड से लेकर अर्ली मिडिवल एज तक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। फिर हम आए पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में सल्तनत और मुगल है। तो पहले हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ले रहे और पॉलिटिकल में राजनीतिक विस्तार। तो हम लोगों ने शुरू किया है इस्लाम के उद्भव से, कैसे पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में विस्तार हुआ और कैसे भारत की भूमि पर आगमन हुआ। जैसे देखो, विडंबना यह है कि दक्षिण भारत में जो इस्लाम का आगमन हुआ वो एक तरह से एक बड़ा बिनाइन फेस था, व्यापारी के रूप में और धर्म प्रचारक के रूप में। जैसे बताया जाता है कि जब चेरामन पेरुमल था केरला का शासक, तो एक मलिक उल दिनार करके एक मुस्लिम धर्म प्रचारक वहां आए उसके कोर्ट में, और वो पैगंबर मोहम्मद के साथ भी रह चुके थे। तो वो मलिक उल दिनार के और इस्लाम के विचारों से इतना प्रभावित हुआ, चेर शासक था बैकुंठ चेरामन पेरुमल, वह इस्लाम में धर्मांतरित हो गया। और कहानी तो यहां तक है कि यहां से मक्का तक गया हज यात्रा करने वो, और उसी ने पहली मस्जिद केरला में बनी, इंडिया में, चेरामन पेरुमल का। तो एक तो ये कहानी है। फिर अरब व्यापारी दक्षिण में आए और मालाबार तट पर बस गए। तो वहां पर तो इस्लाम का बड़ा ही बिनाइन फेस है। इस्लाम का अगर आक्रामक फेस दक्षिण भारत ने देखा तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना मलिक काफूर के साथ, जो मैंने आपको बताया। परंतु उत्तर भारत में पहले अरब वाले आए जिन्होंने सिंध विजय की, विजेता के रूप में आए। फिर वो सिंध तक ही सिमट कर रह गए, जो आप लोगों ने देख लिया। फिर तुर्क आए, तुर्कों को अपेक्षा की सफलता मिली। पहले महमूद गजनी का आक्रमण हुआ, फिर मोहम्मद गोरी ने तुर्की शासन की स्थापना की उत्तर भारत में। और वही इलवरी वंश से लेकर खिलजी वंश तक मैंने आपको कवर किया था। और फिर तुगलक से हमें शुरू करना है और मुगल तक जाना है। और एक एक शासक, राजवंश, शासक और उसके समय में बीते गए इंपॉर्टेंट कारनामे, उसका जिक्र करना है। आप लोग थोड़ा सा मेंटली अलर्ट रहना। देखो, राजनीतिक इतिहास दो कारणों से जानना आवश्यक है। एक तो आप यूपीएससी भी देते हो, स्टेट सर्विसेज भी देते हो, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन हो सकता है, कम होता है लेकिन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो राजनीतिक इतिहास होता है, वो स्केलेटन होता है, बॉडी का जैसे शरीर होता है, तो उस तरह का राजनीतिक इतिहास, जैसे राजवंश है, शासक है, उसके कारनामे हैं, तो ये एक तरह से बॉडी होता है। जैसे आप कल्चर ही पढ़ोगे तो आप आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो उसमें आपका शासक का रेफरेंस आएगा। आप पेंटिंग्स पढ़ोगे, शासक का रेफरेंस आएगा। आप अगर संगीत कला पढ़ोगे तो शासक के संरक्षण का रेफरेंस आएगा। लिटरेचर पढ़ोगे तो, साहित्य पढ़ोगे तो शासक का रेफरेंस आएगा। तो अगर आप शासक नहीं जान रहे होगे तो उसमें मजा नहीं आएगा, अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए उस पर ध्यान रखना है। तो चलिए, पहले आज 5 क्वेश्चन लाया हूं, मुझे 5 के 5 करेक्ट चाहिए। ध्यान कर लीजिए, 5 के 5 करेक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, हिंदुस्तान में, अच्छा ये पहला क्वेश्चन हो सकता है तुमसे गलती हो जाए, तो चलो मैं उसको माइंड नहीं करूंगा पहले क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा, इसमें थोड़ा कुछ ऐसा एरिया है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। तो इसलिए इस पहला क्वेश्चन को देखिए कि हिंदुस्तान में तुर्की शासन की स्थापना एवं सफलता में किस किन कारकों की भूमिका रही। हिंदुस्तान में तुर्की शासन की स्थापना एवं सफलता में किस किन कारकों की भूमिका रही। एक घुड़सवार सेना, दूसरा एकता प्रणाली, और तीसरा मुस्लिम मिल्लत की अवधारणा। मिल्लत का मतलब होता है बंधुता, कि हम एक हैं। और एकता प्रणाली एक प्रशासन की प्रणाली है, जो मैं आपको राजनीतिक विस्तार समाप्त करने के बाद प्रशासन में पढ़ाऊंगा। और तीसरा है मुस्लिम मिल्लत, मतलब एक भाईचारे की भावना। अब आपके सामने देखिए चॉइस है, चॉइस ए केवल एक, चॉइस बी 1 और 2, चॉइस सी 1, 2 और 3, और चॉइस डी उपयुक्त में कोई नहीं।
मैक्सिमम सी। गुड, आपने तो इसको करेक्ट कर दिया। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था कि पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं, आगे का तो आप कर ही देंगे क्योंकि राजनीतिक इतिहास से है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट था, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ए, हिंदुस्तान में मुस्लिम समूह अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक नहीं हो सके। ध्यान रहे, इस्लाम में मतलब असर्शन में कह रहा है कि इस्लाम हिंदुस्तान में जो मुस्लिम समूह आया था वो मुस्लिम समूह अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक नहीं हो सके। रीजनिंग, हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर इस्लाम धर्म में धर्मांतरण मतलब इस्लाम में बड़े पैमाने पर इस्लाम में धर्मांतरण यानी धर्म परिवर्तन नहीं हो सका। ये रीजनिंग है। अब आपको रीजनिंग सॉल्व करना है। चॉइस ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है और डी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। चॉइस नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यस। Uncle, what about the mic? Mic. What about sound? Okay. क्वेश्चन नंबर 3, तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। चॉइस ए कुतुबुद्दीन ऐबक, चॉइस बी इल्तुतमिश, चॉइस सी बलबन, चॉइस डी अलाउद्दीन खिलजी। बी फास्ट। चॉइस नंबर बी, इल्तुतमिश। गुड, यू आर हैविंग द करेक्ट चॉइस। ये तीनों आपका करेक्ट हो गया। अब चौथा, राज्य शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए। राज्य शासन का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए। घोषणा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने की थी? ए, जलालुद्दीन खिलजी, बी, बलबन, सी, अलाउद्दीन खिलजी, डी, मुबारक शाह खिलजी। चलिए अब इस पर आप अपना चॉइस पर कट करिए। क्या आ रहा उत्तर? मेरे वेबसाइट वाले बच्चों का तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो चल नहीं रहा। वेबसाइट पे ओके, तो फिर अपना चॉइस नहीं दे पा रहे होंगे ना। ओके, आवाज पहुंच रही है ना उनको? वेबसाइट पे नहीं हो तो मूव कर देते हैं, एप्लीकेशन पे मूव कर जाते हैं। ओके, तो हैं, तो क्या उत्तर दे रहे हो? मैक्सिमम बी है। बलबन? नो, जलालुद्दीन खिलजी। मैंने क्लास में आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी एक उदार शासक था और जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था कि राज्य सत्ता का आधार शासितों की इच्छा होनी चाहिए। मुबारक शाह देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने मिलाया था? चॉइस ए, मुबारक शाह खिलजी, चॉइस में मोहम्मद बिन तुगलक, चॉइस सी बलबन और चॉइस डी, गियासुद्दीन तुगलक। मतलब आपके सामने क्वेश्चन है कि देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने मिलाया था, आप उसका नाम बताइए। मुबारक शाह खिलजी, यस करेक्ट आंसर, मुबारक शाह खिलजी। चलिए, एक आप लोग जलालुद्दीन खिलजी में थोड़ा मात खा गए। क्लास में कि मैंने बताया था तो उसको शायद आपने नोटिस नहीं किया है ना, तो कोई नहीं। अब चलिए, अच्छा आप लोगों को मैं अगर आप थोड़ा पढ़ना चाहते हो, मतलब पेजेज के अलावा, चूंकि आपके पास अगर पढ़ने का टाइम मिलता है तो, अगर टाइम नहीं मिलता है तो मैं जितने पेजेस दूं उसको आप, इसमें तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो आप सप्लीमेंट्री पढ़ सकते हो। जैसे मध्यकालीन भारत, ध्यान रखना मध्यकालीन भारत पुस्तक का नाम होगा, यानी मेडिवल इंडिया
और 8वीं सदी से 17वीं सदी, मतलब 8वीं सदी से 17वीं सदी, ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है सतीश चंद्र। एक तो आपका एनसीईआरटी बुक हुई, तो नई वाली जो एनसीईआरटी बुक है मैं आपको बता दूं तो बहुत अच्छी, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी बुक के साथ एक थोड़ा सा है कि अगर आप क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आप उसके प्रीफेस में ही लिखा हुआ है कि जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें क्रमबद्ध ज्ञान आपको नहीं दिया जाएगा। उसमें उनका उद्देश्य है किसी टॉपिक विशेष को हाईलाइट करना, लेकिन जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें आपको क्रमबद्ध चैप्टर्स हैं। तो उसमें ये आपको जो मैंने बताया, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी थी जो तो मार्केट से निकल गई। अब तो या तो जेरॉक्स फॉर्म में कोई दुकानदार बेच रहा होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि यही पुस्तक ब्लैक स्वान पब्लिकेशन ने इसको निकाल दिया है सतीश चंद्र के नाम से। ये हो गया, इसको सतीश चंद्र के नाम से निकाल दिया है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये पुस्तक आप लोग खरीद सकते हैं हिंदी में, और खरीद के आप, अगर आपके पास मेरे मटेरियल के अलावा टाइम मिले तो आप इसको पढ़ लो। ये पतली सी ही बुक है और पूरे सल्तनत और मुगल काल की समझ आपको दे देगी। अगर आप इच्छुक हो बुक पढ़ने के लिए, सो आई हैव जस्ट रिकमेंडेड इट। ओके, तो क्या कह रही है सर, मैंने रामशरण शर्मा की भी बुक पढ़ी है, वो ठीक है? रामशरण शर्मा वाली एंशिएंट हिस्ट्री की है प्रिया, अच्छी बुक है रामशरण शर्मा वाली बुक। हालांकि मैं आपको बताऊं कि रामशरण शर्मा मार्क्सवादी तो सतीश चंद्र भी हैं, तो आप बहुत सारे विचार भले ही रामशरण शर्मा के पुराने पर गए हों, लेकिन रामशरण शर्मा बहुत दिग्गज हिस्टोरियन है एंशिएंट हिस्ट्री के, मतलब कह सकते हो कि टावरिंग पर्सनालिटी एंड पिलर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। और सबसे बड़ी बात है कि एंशिएंट में रामशरण शर्मा, मिडेवल में सतीश चंद्र और मॉडर्न में बिपिन चंद्र, इनकी बातों में बहुत क्लैरिटी है। जब डील करते हैं तो कोई भी नए स्टूडेंट के लिए इनकी पुस्तक पढ़ना, जैसे मान लो उपिंदर सिंह की बुक है, लेटेस्ट बुक है, बहुत अच्छी है एंशिएंट हिस्ट्री में, लेकिन दैट शुड बी यूज्ड फॉर रेफरेंस बुक। मैं ऑप्शनल वालों को भी रेफरेंस बुक के लिए यूज करवाता हूं उसको, वैसे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो उसमें बहुत एग्जाम्पल्स है, बहुत भरपूर है, और ऐसी बुक से मैं आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स और इंफॉर्मेशंस का लोड नहीं देना चाहता है ना। तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छा और सुटेबल रहेगा। तो आप में से कोई अगर लेना चाहे, जैसे प्रिया ने कहा कि भाई रामशरण शर्मा का उसने पढ़ा है, उस पुस्तक आप उसने पढ़ी है, तो फिर अगर आप सतीश चंद्र का भी पढ़ना चाहती हो तो आप पढ़ लो। अब चलिए, मैं आपको बता रहा था, हम आपको कहां तक ले आए थे? खिलजी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी तक है। देखो, या अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक, मैंने आपको कहा कि सर, उसके बाद मैंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी का उसका ही सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को बाद में उसको एक तरह से या तो मार डाला, उसे एक वसीयत लिखवा ली, उसके बेटे को गद्दी से वंचित करके एक नाबालिग बेटे को, शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर स्थापित करके वर्चुअली शासन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे दासों ने उसे मार डाला था, तो मैंने आपको बताया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था, दूसरा बेटा मुबारक खान नाम था, वो मुबारक शाह खिलजी के नाम से शासक बना। तो वही मैंने बताया था कि अब मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तो 1316 तक, अलाउद्दीन खिलजी तो 1316 तक चला था, 1316 में उसका डेथ हुआ था, और 1316 से 20 तक यही मुबारक शाह खिलजी है। आप अपने दिमाग में एक बार डेट्स को बैठा लेना, क्लियर, मतलब डेट याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन किस शासक के बाद कौन आया, ये क्रोनोलॉजी को याद रखना। इसके दो मैंने अचीवमेंट बताए थे, दो अचीवमेंट या दो कारनामे। एक कि इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, अल बसिक बिल्लाह की उपाधि ली थी, और दूसरा मैंने कहा था कि वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हु केम फ्रॉम नॉर्थ एंड आफ्टर कंकरिंग देवगिरी ही अनेक्स्ड द रीजन ऑफ देवगिरी। तो फॉर द अनेक्सेशन ऑफ देवगिरी हियर क्रेडिट शुड बी गिवन टू मुबारक शाह खिलजी।
तो अब देखो, दिल्ली सल्तनत इज ग्रेजुअली ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स साउथ इंडिया एंड दैट विल प्रूव डिवास्टेटिंग लेटर अंडर द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो धीरे धीरे क्या है कि दिल्ली सल्तनत अब दक्षिण की तरफ बढ़ेगा और फिर अंत में उसको इसका कष्ट भुगतना पड़ेगा। अब चलिए, तो मुबारक शाह खिलजी के बाद मुबारक शाह खिलजी का 1320 में या तो डेथ हो गया या उसका प्रधानमंत्री था जिसको वजीर बोलते हैं, वह वजीर था खुसरो शाह। खुसरो, पहले खुसरो नाम था। तो खुसरो एक हिंदू कन्वर्ट था। ओके, तो खुसरो ने क्या किया कि पूरी ताकत और पूरी शक्ति अपने हाथों में ले ली और अपने मालिक को शायद मार डाला और खुसरो शाह के नाम से 1320 में सुल्तान बन बैठा। यही अंतिम था। लेकिन माय फ्रेंड्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू, ही कुड ग्रेस दिस पोस्ट ओनली फॉर सम मंथ्स, क्योंकि यह बात, क्योंकि वह हिंदू कन्वर्ट था तो उसे वह प्रतिष्ठा नहीं मिली और वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सरकारी खजाने को वर्चुअली लुटा दिया। उस समय जो महत्वपूर्ण उलेमा थे, काजी थे, धर्मगुरु थे, सबको बड़ी मात्रा में आवंटन दिया। उसी में निजामुद्दीन औलिया को भी उसने एक बड़ी रकम दी थी। अब क्या हुआ, वही समय दीपालपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों का आक्रमण रोकने के लिए, मैं आपको बताऊं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि दिल्ली के सुल्तानों में सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण कब हुआ और किसके काल में हुआ, तो आप चुनेंगे अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी के काल में और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए एक दीपालपुर में एक महत्वपूर्ण अमीर की नियुक्ति की थी जिसका नाम था गाजी मलिक। तो गाजी मलिक ही जब देखा कि दिल्ली में अब खुसरो शाह के समय अव्यवस्था आ गई है, गाजी मलिक ने दिल्ली पर हमला करके खुसरो शाह को पराजित करके मार डाला और क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो गाजी मलिक ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और फिर तुगलक वंश की स्थापना हुई जो 1320 में गयासुद्दीन तुगलक स्थापित हुआ। आपको दिया हुआ है टाइम पीरियड और वह 1325 तक शासन करेगा। वही गाजी मलिक था जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। अब देखो, गयासुद्दीन तुगलक के सामने तुम दो ही अचीवमेंट देखोगे। जैसे एक कि उसने एक बंगाल का अभियान किया था और बंगाल का उस समय स्वतंत्र शासक गवर्नर था जो स्वतंत्र शासक बन बैठा था, उसका नाम था फखरुद्दीन। तो उसको उसने पराजित करके और बंगाल से बहुत सारा धन लाया था। और उसके समय एक घटना हुई है, ये जो देखो देवगिरी पर पहले ही कब्जा कर चुका है, याद करिए, मुबारक शाह खिलजी। और ये देवगिरी के बाद ये है वारंगल का राज्य। ओके, तो जो वारंगल का राज्य है, वारंगल के राज्य पर गयासुद्दीन तुगलक ने कब्जा किया। हालांकि जीता है जौना खान। जौना खान गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है। वही जौना खान इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से स्थापित होगा। तो जौना खान जीता है, लेकिन उस वारंगल के क्षेत्र को गयासुद्दीन तुगलक के काल में ही मिलाया गया है 1324 में। तो इसलिए 1324 में, पहले तो देवगिरी 1318 में मिलाया गया था, अब 1324 में वारंगल को भी मिलाया गया। आप लोग माय फ्रेंड्स मेंटली अलर्ट रहना। अब दिल्ली सल्तनत न चाहती हुई दक्षिण की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का एक्सीडेंटल डेथ हो गया। एक्सीडेंटल डेथ इसलिए इस तरह से हुआ कि उसने एक्चुअली वह गया था बंगाल के अभियान पर और बंगाल के अभियान से बहुत सारा धन लूट कर लाया था और हाथी, घोड़े, ऊंट उसको उपहार में मिले थे। तो वही वो लेकर जब आ रहा था तो दिल्ली के गेट प्रवेश द्वार पर, जैसे वर्तमान में उसको कहते हैं फरीदाबाद, क्योंकि उसी रूट से आ रहा था, वहां पर उसके बेटे जौना खान ने एक बहुत बड़ा लकड़ी का महल बनवाया था उसके स्वागत के लिए। वही जो उसके स्वागत के में कार्यक्रम चल रहा था उसमें बहुत सारा प्रदर्शन हुआ। उसमें जो हाथियों का दौड़ करवाया गया, तो बताया जाता है कि हाथियों के दौड़ से जो पदचाप हुआ उससे लकड़ी का जो उसका पैलेस है वो गिर गया और उसी में गयासुद्दीन तुगलक दबकर मर गया। तो कुछ उसमें, जैसे इब्न बतूता उसमें षड्यंत्र की बात करता है, आगे का एक लेखक है बदाऊनी, वो भी षड्यंत्र की बात करता है, लेकिन कुछ मानता है बर्नी जैसे लेखक उसको एक्सीडेंट ही मानता है। तो अब एक्सीडेंट हुआ हो और कुछ कहते हैं जौना खान ने जानबूझकर मरवा डाला। जो भी हो,
1325 में उसका डेथ हुआ तो उसका उत्तराधिकारी जौना खान ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। और 1325 से 51 तक किसका शासन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 51 तक शासन किया है। अब आप मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखोगे बहुत विवादास्पद किंग है। सबसे पहली तो मैं मोहम्मद बिन तुगलक को यह देखो कि जैसे देखो ये देवगिरी को तो मिला चुका था मुबारक शाह खिलजी, वारंगल को गयासुद्दीन तुगलक के समय में वारंगल को मिलाया जा चुका था, और सुदूर दक्षिण तक यानी मदुरई क्षेत्र तक दिल्ली सल्तनत को पहुंचा दिया किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य को देखोगे तो यही है, वो केवल उड़ीसा उसके अंतर्गत नहीं है, नहीं तो दक्षिण तक वो अपने साम्राज्य को पहुंचा दिया है, सिंधु नदी से लेकर दक्षिण तक। तो इस तरह से उसका साम्राज्य, सिंधु नदी तो नहीं, हाँ सिंधु नदी से लेकर दक्षिण तक उसका साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक, मतलब थोड़ा सा दक्षिण में मदुरई बचा हुआ, अन्यथा पूरा हिंदुस्तान में उसने साम्राज्य फैला दिया। एक यहां पर कुछ राजपूत राज्य बचे हुए हैं, यहां पर उड़ीसा बचा हुआ है, अन्यथा इतना बड़ा साम्राज्य उसने बनाया। लेकिन उसके बारे में आपने सुना होगा बर्नी ने, और उसके बर्नी, आमिर खुसरो, उसके बाद आगे मलिकुल अबसार का लेखक अल उमरी है, कई लेखकों ने मिलकर इसके परियोजनाओं के बारे में लिखी है। इसकी जो उसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी लाया था, जिस कारण से अमीर और उलेमा असंतुष्ट हो गए। दूसरा कहते उसकी दूसरी योजना थी, वह दूसरी योजना बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक राजधानी परिवर्तन के बाद उसने सांकेतिक मुद्रा चला दी। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है टोकन करेंसी। टोकन करेंसी क्या होती है कि जैसे पहले क्या होता था, मेंटली अलर्ट हो ना आप लोग, जैसे पहले करेंसी में जो उसका करेंसी का फेस वैल्यू होता था, फेस वैल्यू का मतलब जैसे एक टंका है तो एक टंका भर में एक टंका भर की चांदी लगी रहेगी, तो उसकी नकल आप कैसे करोगे? नकल करने के लिए आपको पहले एक टंका चांदी की गुंजाइश करनी होगी, और जब एक टंका चांदी आप लगा रहे हो तो नकल कहां हुई? उसकी तो जो कीमत है और वही उसका धात्विक वजन है। लेकिन उस समय चांदी की कमी पड़ गई तो इसने सोचा तांबे अथवा कांसे का इसने सिक्का बनाया। उसका जो एक्चुअल वैल्यू था वो एक टंका था, लेकिन उसमें जो धातु लगा हुआ था वो मुश्किल से 10-5 जितल का होगा। तो नकल की गुंजाइश हो गई, लोगों ने जमकर नकल करनी शुरू कर दी, इसकी योजना विफल हो गई। और तीसरा है कि उसने द्वाब में खेती के लिए 7 लाख रुपए खर्च किए। योजना तो अच्छी थी कि हम फसलों की अदला बदली करके उपज बढ़ाएंगे, लेकिन उसके अधिकारियों के घपले के कारण वह पॉलिसी भी विफल हो गई। फिर उसने एक योजना बनाई, विशेषकर मंगोल की शक्ति के पतन से मध्य एशिया पश्चिम एशिया में खालीपन आ गया था, तो इसने खुरासान जीतने की योजना बनाई। इसने मिस्र और उधर मध्य एशिया के किसी शासक के साथ कुछ समझौता भी किया, लेकिन तब तक मध्य एशिया की राजनीति में तेजी से परिवर्तन आ गया और मोहम्मद बिन तुगलक को यह योजना छोड़नी पड़ी। उसमें 3,70,000 सेना से नियुक्त कर लिए थे और एडवांस रकम जो उसे दे दी थी, उस सेना को मुअत्तल कर दिया। तो जो मुअत्तल सैनिक है वो विद्रोह पर उतारू हो गए, ये भी समस्या थी। उसी तरह हुआ एक कांगड़ा में कराची नामक जगह जीतने के लिए, जो चीन और भारत के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र था, 10,000 की एक सेना भेजी खुसरो मलिक के अधीन। उसको कराचिल अभियान कहते हैं, कराचिल जगह का नाम है। और जब सेना पहुंची तो उसमें सेनापति खुसरो मलिक ने कुछ ऐसी गलती कर डाली कि पूरे 10,000 के 10,000 सैनिक नष्ट हो गए। इस 5 परियोजनाओं की विफलता के लिए जाना जाता है। फिर इसके बाद इसके विरुद्ध एक के बाद दूसरा विद्रोह होने लगा। तो उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता कि विद्रोह तो अनेक हुए, लेकिन सारे विद्रोहों को लगभग इसने दबा दिया। अब इसमें यह दबा नहीं पाया, जैसे 1335 में आहसान शाह के अधीन मदुरई का राज्य स्वतंत्र हो गया। ओके, मैंने अपने मैटर में भी दिया हुआ है। और 1336 में हरिहर और बुक्का, जो 2 भाई थे, जो विजयनगर राज्य का संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का, तो हरिहर एवं बुक्का के नेतृत्व में इसने ये जो राज्य है, ये 5 संगम भाई थे, इन्होंने मिलकर विजयनगर राज्य की स्थापना कर ली। तो वो मदुरई का राज्य हुआ, यह विजयनगर का राज्य हुआ। और इससे पहले 1338 में बंगाल का शासक स्वतंत्र हो गया
और 1347 में इस क्षेत्र में बहमनी राज्य की स्थापना हो गई। तो मैंने अपने मैटर में आपको दिया हुआ है कि अब देखो कितना फर्क आ गया। 1335 में मदुरई का राज्य, फिर विजयनगर का राज्य हरिहर एवं बुक्का के अधीन, फिर उसके बाद आप देखते हो 1338 में बंगाल का राज्य और 1347 में बहमनी राज्य हसन गंगू के नेतृत्व में। और एक के बाद दूसरे राज्य स्वतंत्र होते रहे और इन विद्रोहों को दबाने का प्रयास करते हुए एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए वो गया और अंत में थट्टा नामक स्थान पर, उस सिंध में थट्टा नामक स्थान पर 1351 में उसका डेथ हो गया। उसका कोई पुत्र नहीं था। तो अब आपको एक नाम मिलता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक का काल 1351 से 58 तक आपको मिलता है। 1351 टू 88 58 1351 से 1388 तक। तो जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, इसके बारे में कहा जाता है कि इस मामले में इसने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। इसने देखा कि मैं एक उचित सैनिक जनरल नहीं हूं, तो दक्षिण को जीतने का प्रयास ही नहीं किया। हाँ, बंगाल में उसने 2 सैनिक अभियान भेजे और दोनों सैनिक अभियान विफल रहा। एक उसने भेजा था इलियास शाह, दूसरा सिकंदर शाह के विरुद्ध, लेकिन दोनों अभियान विफल रहे, बंगाल को नहीं जीत सका और दक्षिण को जीतने का प्रयास ही नहीं किया। एक अच्छा सैनिक जनरल वो नहीं था, लेकिन हां, उसकी कुछ नीतियां तो विवादास्पद भी है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा वो तर्क बुद्धिवादी था। तो उसने अमीरों और उलेमाओं के साथ सख्त नीति अपनाने की कोशिश की थी, सख्त। तो परिणाम क्या हुआ? जैसे उलेमाओं को चाहा कि उलेमाओं के बहुत सारे विशेषाधिकारों पर चोट कर दी, अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम दिनों में अमीर और उलेमाओं का बहुत विद्रोह और असंतोष था। तो इसको दूर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने उनको संतुष्ट करने वाली नीति अपनाई, जो भी अपने आप में घातक थी। जैसे उसने धार्मिक कट्टरता की नीति को अपना दी और धार्मिक कट्टरता को जिलाने का प्रयत्न किया। और दूसरा, उसने अमीरों को खुश करने के लिए अमीरों के पद को वंशानुगत बना दिया। मैं आपको बताऊंगा प्रशासन में कि अमीरों के पद को बहुत चुस्त रखा जाता था, उसने वंशानुगत बना दिया। परिणाम हुआ कि दिल्ली सल्तनत का आधार कमजोर हो गया। हाँ, उसने एक अच्छा काम जरूर किया कि राज्य को एक लोक कल्याणकारी रूप देने की कोशिश की और इसी क्रम में कुछ विभाग बनाए थे, जैसे दीवाने खैरात, जिसमें गरीब मुसलमानों को पुत्री के विवाह के लिए उसे खैरात देने की व्यवस्था थी। उसी प्रकार से रोजगार ब्यूरो, जिसके माध्यम से उसने रोजगार बढ़ाने का प्रयत्न किया था, और वही था उसका दीवाने इस्तिहाक, मतलब पेंशन विभाग। जो वयोवृद्ध मुसलमान हैं उनको जीने के लिए पेंशन की व्यवस्था की बात की। तो इन सब का थोड़ी उसकी पॉपुलैरिटी को, मतलब थोड़ी उसकी लोकप्रियता मिली और दैट इज गोइंग टू बूस्ट अप हिज पॉपुलैरिटी। लेकिन इसके अलावा तो उसका कोई काम बहुत अच्छा नहीं था। 1388 में फिरोज शाह तुगलक का डेथ हो गया। तो उसके बाद तो अब कमजोर शासकों का युग आरंभ हो गया, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का जो उत्तराधिकारी था, अब उसके बाद तुम देखोगे एक के बाद दूसरे बदलते रहेंगे। मैं आपको बताता हूं, जैसे मानचित्र मुझे चाहिए, जैसे ये देखो, अब साम्राज्य तो पहले से ही टूटा पड़ा था। अब हुआ ऐसा कि जब फिरोज शाह तुगलक का डेथ हुआ तो उसका तुरंत उसका एक बेटा था जिसका नाम था तुगलक शाह। अब 1388 से लेके और 1412 तक इतने शासकों ने शासन किया कि नाम काउंट करना मुश्किल है। जैसे तुगलक शाह, तो तुगलक शाह फिरोज शाह तुगलक का बेटा था। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और फैक्ट मैं बता दूं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फिरोज शाह तुगलक ने 1,80,000 दासों को संग्रहित और संगठित किया था। वो दास के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी और अच्छे अच्छे दास जुटाना उसकी हॉबी हुआ करती थी। उसके पास बहुत सारे दास थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसके कुछ महत्वाकांक्षी दास बहुत बेलगाम हो गए थे और बड़े महत्वाकांक्षी हो गए थे। उन्होंने ही उसके उत्तराधिकारियों के समक्ष कठिनाई उत्पन्न करनी शुरू कर दी। तो तुगलक शाह को मार डाला उसके दासों ने। फिर उसका हुमायूं हुआ उसका उत्तराधिकारी, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद करके एक उत्तराधिकारी हुआ, फिर अंत में आया नसीरुद्दीन महमूद। तो ये जो नसीरुद्दीन महमूद है, यही इस वंश का अंतिम शासक है और यह एक कमजोर शासक था नसीरुद्दीन महमूद। तो पहले ही दिल्ली सल्तनत तो पहले से ही दरार तो पहले ही से पड़ चुकी थी। अब नसीरुद्दीन महमूद के टाइम में तुम देखोगे कि एक्चुअली 1398 में नसीरुद्दीन महमूद के टाइम में ही
आपने तैमूर के आक्रमण के बारे में सुना होगा। मध्य एशिया से एक मुगल आक्रमणकारी नसीरुद्दीन महमूद के समय 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ, और तैमूर का आक्रमण हुआ तो तैमूर ने काफी कहर मचाया हिंदुस्तान। तैमूर ने काफी कहर मचाया और फिर तैमूर ने जैसे मैं इसको ऐसे बताता हूं कि पहले काफी कहर मचाया तैमूर ने और लगभग 1.5 लाख लोगों को मार डाला और 1 लाख लोगों के यहां से बंदी बनाकर समरकंद ले गया। बहुत सारा धन लूट कर तैमूर ले गया। लेकिन और तैमूर का मुकाबला नसीरुद्दीन महमूद कर भी नहीं सका, डर गया ये, और डर कर गुजरात भाग गया। और इसका वजीर था मुल्लू इकबाल, वो बरन भाग गया और एकदम दिल्ली को तैमूर की कृपा पर छोड़ दिया। तैमूर ने काफी लूटपाट मचा के हत्या वगैरह करके लौट गया। उसके जाने के बाद इसकी रही सही प्रतिष्ठा भी धुल गई। उसके बाद बाकी क्षेत्र जैसे 1401 तक स्वतंत्र होने की बात आ गई। जैसे देखो तुमको मैटर में मिला होगा, गुजरात में जफर खान के अंतर्गत गुजरात स्वतंत्र हो गया। यह है मालवा। तो मालवा किसके अंतर्गत स्वतंत्र हो गया? तो मालवा स्वतंत्र हुआ है, उसका नाम है जिसको मैं आपको बता दूं कि उसको शर्की शासक मिला। जैसे आपको मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे जौनपुर स्वतंत्र हो गया ख्वाजा जहां, जौनपुर ख्वाजा जहां जिसको मलिक उश शर की उपाधि मिली थी। जैसे ये जो जौनपुर है वो ख्वाजा जहां नामक, जैसे जफर खान के नेतृत्व में गुजरात स्वतंत्र हो गया, ख्वाजा जहां के नेतृत्व में जौनपुर स्वतंत्र हो गया, और मालवा दिलावर खान के नेतृत्व में मालवा स्वतंत्र हो गया। दिलावर खान जौनपुर बनारस के पास है, वो ख्वाजा जहां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया, और दिलावर खान के नेतृत्व में मालवा, मैटर में लिखा हुआ मालवा स्वतंत्र हो गया, और जफर खान के नेतृत्व में गुजरात स्वतंत्र हो गया। अब एक तरह से दिल्ली सल्तनत टूट गया। अब 1412 में नसीरुद्दीन महमूद का जब डेथ हो गया तो कोई भी तुगलक शासक गद्दी पर नहीं बैठा। तो आपने पिछले क्लास में पूछा था कि 1412 से लेकर और 1418 के बीच क्या हुआ, 1412 से लेकर 14 के बीच क्या हुआ, क्योंकि सैयद वंश का हमने टाइम पीरियड दिया है। वो सैयद वंश का टाइम पीरियड आप लोगों को मैंने दिया हुआ है 1414 से। तो आपके मन में जिज्ञासा है कि भाई 1414 में जब सैयद वंश की स्थापना हुई तो ये बीच के टाइम पीरियड में कौन था? जो 1412 के बाद जो सिंहासन खाली हुआ तो पता नहीं एक दौलत खान लोदी करके, हालांकि आगे भी एक दौलत खान लोदी है, फेमस दौलत खान लोदी आपको आगे मिलेगा। यहां भी दौलत खान लोदी नाम करके एक शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो गया, और लगभग दिल्ली की गद्दी पर वह 2 वर्षों दिल्ली की गद्दी पर वह विराजमान हो गया और दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमाए रखा। तभी क्या है, ये देखो इधर मैं आपको बताता हूं, ये पंजाब है। तो जब तैमूर जब इस क्षेत्र को लूट कर जब वापस जा रहा था तो उसने पंजाब में अपना एक गवर्नर की नियुक्ति कर दी थी तैमूर ने। तो उसके गवर्नर का नाम था खिज्र खान, वो उसके पंजाब का गवर्नर था, है ना। तो खिज्र खान जब देखा 1414 में, तो खिज्र खान यहां से बढ़ा और यहां से आके दिल्ली पर आकर कब्जा कर लिया खिज्र खान ने। तो 1414 में मैंने आपको बताया कि 1414 में यही जगह है कि आपको सैयद वंश की स्थापना हुई, और ये सैयद वंश चला 1451 तक। नहीं, 1414 से 51। एक बार दिमाग में सेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा राजनीतिक इतिहास है। आप देखो आज कितना तक हम पहुंच जाते हैं, कोशिश करने के मुगल तक आगे एडवांस में बढ़ने का, लेकिन बहुत शासक है, बड़े मुद्दे हैं। एक बार आप दिमाग में सेट कर लो, छोटे छोटे फैक्ट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, एक पूरी तस्वीर केवल देख लो। तो 1414 से 1451 तक सैयद वंश रहा। सैयद वंश में खिज्र खान का उत्तराधिकारी हुआ था मोहम्मद शाह, खिज्र खान का उत्तराधिकारी हुआ था मुबारक शाह। मुबारक शाह इस वंश का थोड़ा सा माना जाता है कि थोड़ा ज्यादा कारगर शासक था, बहुत योग्य तो नहीं था, थोड़ा कारगर था। इसी मुबारक शाह के दरबार में
एक प्रसिद्ध फारसी लेखक रहा था। फारसी क्या होती है और फारसी लिटरेचर क्या था, एक कल्चर वाले कॉलम में बताऊंगा। जिसके कोर्ट को डेकोरेट कर रहा था, इसके कोर्ट में एक महत्वपूर्ण लेखक रहता था जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही इसके सम्मान में लिखी है, जो मैं आपको पर्शियन जब मैं लिटरेचर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। और यहां फिलहाल जान लो मुबारक शाह ये लगभग 1400 ईस्वी सन जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जान लो कि 1414 में स्थापित हुआ। 1421 मुझे तो याद है लेकिन मैं तुम लोगों को उसमें नहीं बताना चाहता। ये 1421 से 34 तक मुबारक शाह ने किया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। तो मुबारक शाह का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह हुआ और मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी आलम शाह हुआ। यही आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक है। तो आलम शाह के विषय में कहा जाता है कि आलम शाह मतलब कमजोर किस्म का शासक था और उसका सेनापति था, उस सेनापति का नाम था बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी उसका जो सेनापति था, उसका कमांडर था। ही वॉज अ वेरी एम्बिशियस मैन। वो अफगान था, ये बाकी सब तुर्क हैं। तो बहलोल लोदी एक बड़ा ही एम्बिशियस इसका मैन था एंड इसका मिलिट्री कमांडर था। तो वैसे भी आलम शाह को डाउट हुआ कि अगर यह मुझे नहीं मारेगा तो कम से कम आंखें तो निकाल ही लेगा, इससे बेहतर है कि मैं अपनी जान बचा के निकल जाऊं। तो कहा जाता है उसने 1451 में स्वेच्छा से अपनी सत्ता बहलोल लोदी को सुपुर्द कर दी और बाकी अपना धन समेटकर शेष जिंदगी बदायूं में आराम से जीने के लिए चला गया। और इसकी वैसे भी आलम शाह के समय तक जो सल्तनत है वो इतना कमजोर हो चुका था कि शाहनशाह के विषय में एक फिकरा चल निकला था, शाहनशाही शाह आलम उत दिल्ही से पालम। शाहनशाही शाह आलम उत दिल्ही से पालम का मतलब हुआ, शाह आलम का मतलब हुआ दुनिया का राजा। तो एक कोटेशन चल निकला कि ये तथाकथित जो विश्व का राजा है, शाह आलम का मतलब पूरे दुनिया का राजा, तो ये तथाकथित जो विश्व का राजा है उसका साम्राज्य दिल्ली से लेकर पालम तक है। पालम मतलब है दिल्ली में ही एयरपोर्ट पालम है, आपने नाम सुना होगा या हो सकता है देखा भी हो। तो दिल्ली से पालम मतलब दिल्ली में ही पालम है, तो दिल्ली से पालम तक है, कितना छोटा राज्य था उसका। अब जो बहलोल लोदी आया, यह है लोदी वंश, यही अंतिम वंश है इसका। अब मैं आपको बताऊं कि लोदी वंश अफगान वंश है। और लोदियों में तुम देखोगे एक समस्या है जो अफगानों की आज भी अफगानिस्तान में समस्या है। क्या है? तो ट्राइबल स्ट्रक्चर है। ट्राइबल का मतलब होता है समतामूलक समाज है। तो समतामूलक समाज है और राजतंत्र मोनार्की को स्थापित होने के लिए थोड़ा सा हायरार्की का बना होना चाहिए। तो कहा जाता है बहलोल लोदी के बारे में कि जिस समय वो सुल्तान बना 1451 में, और बहलोल लोदी का टाइम है 1451 से लेकर 1489 1489 तक। तो बहलोल उस समय भारत हिंदुस्तान में अफगानों की संख्या कम थी। तो बहलोल लोदी ने पेशावर के पास एक जगह है रोह, तो रोह के अफगानों से अपील की कि तुम आ जाओ हिंदुस्तान में, तुम गरीबी से छुटकारा पा जाओगे और हम एक साम्राज्य बना लेंगे। तो अब्बास खान शेरवानी करके एक अफगान इतिहासकार है, वो कहता है कि जिस समय बहलोल लोदी ने अपील की तो उसी समय रोह के अफगान ऐसे हिंदुस्तान में दौड़े मानो टिड्डी दल दौड़ रहे हैं। टिड्डी दल की तरह रोह के अफगान हिंदुस्तान की तरफ दौड़। तो यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहलोल लोदी ने 1451 से लेके 1489 तक, 1451 से लेके 1489 तक शासन किया है। और लेकिन बहलोल लोदी के बारे में कहा जाता है अपने दरबार में सिंहासन स्थापित नहीं किया, क्योंकि उसके जो अमीर थे उसके साथ समानता का व्यवहार करते थे। तो क्या था कि अपने अमीरों के साथ वो कारपेट पर बैठता था, कालीन पर, और पीछे मसनद लगाकर। तो उसके जो अमीर थे उनको मसनद आली कहलाते थे। तो बहलोल लोदी के समय तक तो जो मोनार्की है उसकी स्थिति मजबूत नहीं हुई अफगानों की मोनार्की को। फिर उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का टाइम है 1489 से 1517। ये थोड़ा योग्य शासक भी था, बहादुर भी था। बहादुर तो खैर बहलोल लोदी भी था। बहलोल लोदी के विषय में कहा जाता है कि बहलोल लोदी ने जौनपुर पर हमला किया था और जौनपुर का अंतिम शासक था जिसका नाम था हुसैन शाह सरकी। तो हुसैन शाह सरकी को उसने खदेड़ दिया था और जौनपुर पर कब्जा किया था बहलोल लोदी ने ही। लेकिन ध्यान रहे, बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं था,
बल्कि इधर उसने सिकंदर लोदी को अगर उसने दिल्ली का सुल्तान बनाने का निर्णय लिया तो उसका एक दूसरा बेटा था, उसका नाम था बरबक शाह। तो बरबक शाह को उसने जौनपुर में स्थापित किया था, लेकिन जब सिकंदर लोदी आया तो उसने बरबक शाह को खदेड़ दिया जौनपुर से, और जौनपुर को उसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो जौनपुर को मिलाने से उसके राज्य का विस्तार शुरू हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सिकंदर लोदी के कुछ अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट को आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान करिए। पहली बात, इसने आगरा को स्थापित करने का श्रेय, उसको कैपिटल यानी आगरा को स्थापित करने का श्रेय सिकंदर लोदी को 1504 या 6 में उसने आगरा की स्थापना की थी। और आगरा पर स्थापना इसलिए उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी ताकि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र को उसने जीता था, धौलपुर वगैरह, ग्वालियर। तो उस क्षेत्र पर कब्जा जमाए रखने के लिए इसने आगरा की स्थापना की और आगरा को कैपिटल बनाया सिकंदर लोदी, नंबर 1। नंबर 2, इसने भूमि का मेजरमेंट करवाया, राजस्व को, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का मेजरमेंट करवाया था, भू राजस्व को भूमि का मेजरमेंट करके निर्धारित किया था, उसी प्रकार से सबसे पहला, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने लैंड मेजरमेंट करवाया, तो दोआब क्षेत्र में लैंड मेजरमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और फिर मोहम्मद तुगलक ने भी आगे करवाया, लेकिन सिकंदर लोदी ने भी लैंड मेजरमेंट करवाया, और इसने एक लैंड मेजरमेंट में एक विशेष प्रकार का एक इकाई बनाया, उसको कहते हैं गज ए सिकंदरी। तो एक तो यह अचीवमेंट है। दूसरी बात है कि सिकंदर लोदी के बारे में एक दिलचस्प बात मैं और भी बताऊं, ये कविता लिखता था, और कविता ये सिकंदर लोदी के नाम से नहीं लिखता था, गुलरुखी के नाम से लिखता था, गुलरुखी। He used to write in the name of गुलरुखी, ये पेन नेम था। जैसे कई बार होते हैं कवि और लेखक, वो अपने असली नाम से नहीं लिखते हैं, छद्म नाम से लिखते हैं, उसको पेन नेम बोलते हैं। तो गुलरुखी के नाम से लिखता था। और एक बात मैं और भी बताऊं कि सिकंदर लोदी राजतंत्र को मजबूत बनाना चाहता, अफगान राजतंत्र को, इसलिए अपने दरबार में उसने सिंहासन को स्थापित किया था और अमीर और सुल्तान के बीच एक दूरी लाने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि वो जानबूझकर अमीरों को अपने दरबार में घंटों खड़ा रखता था ताकि जो अमीर हैं उसे बराबरी का दावा ना करे। लेकिन बहुत सारे अमीर इस बात से आगे चल के असंतुष्ट हो गए और उसका उत्तराधिकारी हुआ सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड है सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी हुआ इब्राहिम लोदी, जिस वंश का अंतिम शासक है। 1517 से 26 के बीच इब्राहिम लोदी ने शासन किया है। अब इब्राहिम लोदी के विषय में कहा जाता है कि उसने भी अमीरों को सिकंदर लोदी की तरह अनुशासित करना चाहा, तो अमीर उससे अच्छे खासे नाराज हो गए, उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब अमीरों ने विद्रोह कर दिया, उसी में दौलत खान लोदी था एक अमीर, और दौलत खान लोदी जो पंजाब का स्वतंत्र शासक बन बैठा और दरिया खान नुहानी बिहार का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। तो वह दौलत खान लोदी था जिसने बाबर को हिंदुस्तान आने के लिए निमंत्रण दिया था, दौलत खान लोदी। अब मैं आपको बताऊं कि वही समय है कि मैं उत्तर भारत में एक शक्ति संतुलन बताता हूं कैसे बना हुआ है। जैसे मेवाड़ का शासक था, वह मेवाड़ का शासक था, एक मिनट देखिए, एक मेवाड़ का राज्य था, तो मेवाड़ का शासक थे राणा सांगा, और गुजरात का एक राज्य था, एक मेवाड़ का राज्य था, एक गुजरात का राज्य था। ये राजपूत स्टेट मेवाड़ का था, ये गुजरात का राज्य था, ये मालवा का राज्य था, और ये दिल्ली आगरा का राज्य था, लोधी राज्य था। ये तो बंगाल का राज्य उधर है। तो क्या हुआ कि पहले जो गुजरात, मालवा और मेवाड़ के बीच एक प्रकार का शक्ति संतुलन बना हुआ था। मतलब शक्ति संतुलन इस रूप में कि गुजरात, मालवा और मेवाड़ का राणा कुंभा, गुजरात का अहमद शाह और मालवा का महमूद खिलजी, ये सब आपस में लड़ते थे और लगभग इनकी शक्ति एक तरह की थी कि कोई किसी को जीत नहीं सकता था। लेकिन अचानक से मालवा की शक्ति काफी कमजोर हो गई, तो उसमें गुजरात का भी हस्तक्षेप होने लगा और मेवाड़ का भी हस्तक्षेप होने लगा, और मालवा के दरबार में दो गुट बन गए, एक राजपूत गुट और एक मुस्लिम गुट। तो मुस्लिम गुट को समर्थन मिलता था गुजरात से, गुजरात के शासक से, और राजपूत गुट को समर्थन मिलता था मेवाड़ के शासक थे महाना सांगा, उससे। तो महाना सांगा कहा जाता है कि उस समय मालवा के दरबार में जो राजपूत गुट था उसका नेता था मेदिनी राय।
जो चंदेरी का शासक था, मतलब चंदेरी का उस समय वो कुलीन होगा, मतलब सामंत की तरह। तो वो एक घटना हुई और मेदिनी राय ने सहायता के लिए महाराणा सांगा से अपील की। तो महाराणा सांगा मेवाड़ से आए और मेदिनी राय के पक्ष में उसने जो मालवा का शासक था, उसका नाम था महमूद द्वितीय, उसको पराजित किया और महमूद द्वितीय को बंदी बनाकर यहां से मेवाड़ लेते चलेगा और 6 महीने तक बंधक बना के रखा। अब उसकी बढ़ती हुई शक्ति से उस समय लोधी शासक इब्राहिम लोधी चिंतित हो गया और तब तक क्या हुआ कि इधर महाराणा सांगा पूरब की तरफ अपनी सीमा का विस्तार करते हुए आगरा के निकट पहुंच गए थे। एक जगह था पिलिया खार। तो अब इब्राहिम लोधी चिंतित हो गया कि कहीं महाराणा सांगा आगे हमारे लिए खतरा न बन जाए। तो इब्राहिम लोधी ने उसी समय, ये घटना है 1518 की, 1518 में इब्राहिम लोधी ने महाराणा सांगा पर हमला कर दिया और फिर एक युद्ध हुआ, उसको कहते हैं खतौली का युद्ध। तो महाराणा सांगा पर इब्राहिम लोधी ने हमला कर दिया, खतौली का युद्ध हुआ। लेकिन खतौली के इस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोधी महाराणा सांगा को नहीं जीत सका, लेकिन तब है कि महाराणा सांगा भी दिल्ली से उसको नहीं भगा सकते थे। ये दूसरी बात है कि वो पराजित हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको इजेक्ट कर देते, दिल्ली से भगा देते, इतना भी फासला दोनों की शक्ति में नहीं था। वही समय है कि बाबर हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अब आप मुगल काल में चले आइए। मुगल काल में मैं आपको ले चलता हूं। तो पहले आप इतना एश्योर करिए कि यहां तक आप क्लियर हो गए और बाकी तो मैटर में लिखा ही हुआ है। आप केवल कनेक्टिविटी किंग टू किंग बना लीजिए, बस इतना ही हम चाहते हैं, बाकी हम देख लेंगे। मिस्टर अंकुर ओके है? सामने पूछ रहे हैं कि सतीश चंद्र नागौर को भी तुगलक वंश में बताए हैं। आपके फिगर में नागौर अलग क्यों है? नागौर एक्चुअली देखो, नागौर इसमें को जीता जरूर था, समझे, राजपूत राज्यों को उसने जीता था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम काल में धीरे धीरे वो भी स्वतंत्र हो गया था। राजपूत राज्यों पर कब्जा नहीं कभी हो सका ढंग से, जीत लेता था। अब नागौर को तो तुम जानते हो कि इल्तुतमिश भी जीता था, लेकिन फिर वो स्वतंत्र हो गया था। तो थोड़ा सा वहां पर आपको कंफ्यूजन मिलेगा, समझ रहे हो? तो आप उसकी चिंता मत करिए। ये है ना, ये फिगर क्यों, नागौर इतना बड़ा नहीं है। नागौर तो एक क्षेत्र है, यहाँ पर और राजपूत राज्य हैं। ये तो एक टेंटेटिव पिक्चर है, एकदम एग्जैक्ट पिक्चर नहीं। ये तो आपको मैप एक टेंटेटिव बना के दिखाया गया है। उड़ीसा भी इतना बड़ा थोड़ा है, देख रहे हो, कुछ ज्यादा बड़ा है। वारंगल का भी राज्य लिया हो। लाला गुप्ता कह रहे हैं सर, हरिहर और बुका का समय 1336 है। हाँ, 1336 तो वही तो मैंने दिया है। आसान सा मैंने बताया है आपको। मदुरई का राज्य की स्वतंत्र का 1335, विजयनगर का 1336, बंगाल का 1338 और बहमनी का 1347। यही तो मैंने दिया है आपको। मैटर में भी यही टाइम पीरियड मिलेगा। ओके, बस केवल किंग टू किंग आप सेट कर लो हल्का सा। आप बाकी आपको कोई इसके लिए, इस टॉपिक के लिए बहुत टेंशन नहीं लेना। अब चलते हैं बाबर का। देखिए, मध्य एशिया में मैं आपको बताऊं कि तैमूर ने पश्चिम एशिया से मध्य एशिया तक एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। मैंने तैमूर का साम्राज्य ईरान से तुरान तक फैला हुआ था। तुरान कहते हैं मध्य एशिया को और ईरान कहते हैं पश्चिम एशिया को। लेकिन तैमूर की मृत्यु के बाद मध्य एशिया में जितने भी साम्राज्य हुए, मैं आपको बताऊं कि चंगेज खान के साथ भी यही हुआ था कि मध्य एशिया में जो भी इंपायर्स आते तो इंपायर्स में एक गलत परंपरा थी। और परंपरा क्या थी? साम्राज्य को विभाजित करने की परंपरा। उत्तराधिकारियों में साम्राज्य को विभाजित कर दिया जाता था। इस लिहाजन जो मुगल्स जो तैमूर का साम्राज्य उसके मरने के बाद विभाजित हो गया। तो वहां पर छोटे छोटे उनके उत्तराधिकारियों में बट गया। तो एक तरह से उसके साम्राज्य का विघटन हो गया, पतन हो गया। उससे जो राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हुई, राजनीतिक शून्य, तो उसमें एक साम्राज्य बन गया मध्य एशिया में। उसका नाम था उज्बेक साम्राज्य। क्या नाम था? उज्बेक। इसका नाम याद रखिएगा। वैसे आप लोग अगर सतीश चंद्र वाली बुक भी पढ़ने होंगे तो आप उसमें पढ़ सकते हो। एक सीरियल बना था
एम्पायर करके सीरियल शायद आया था, आपने देखा वेब सीरीज में, जिसमें सैवानी खान उज्बेक के बारे में, जो बाबर का प्रतिद्वंदी था, उसके बारे में था। तो उज्बेक, तो ये एक उज्बेक साम्राज्य बना मध्य एशिया में, और पश्चिम एशिया में सफावी पश्चिम एशिया में सफावी साम्राज्य था। ये सफावी साम्राज्य ईरानी साम्राज्य, ध्यान रखना, जो सफावी साम्राज्य है वो सफावी साम्राज्य ईरानी साम्राज्य है। और उज्बेक, जो सफावी साम्राज्य है वो शिया है, उज्बेक सुन्नी है। और उज्बेक साम्राज्य के बगल में, क्योंकि ये पुराना मुगल साम्राज्य टूटा था, तो उसमें छोटा छोटा राज्य था। वो छोटे छोटे राज्य मुगल राजकुमारों के, मुगल शासकों के अधीन थे। क्योंकि मुगल अब बढ़ चुके थे तो छोटे छोटे हो चुके थे। तो उसी में फरगना का एक राज्य था। तो फरगना का शासक हुआ करता था बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा की जो अचानक मृत्यु हो गई 1494 में, एक्सीडेंटल डेथ, तो बाबर बन गया उसका उत्तराधिकारी। तो बाबर 1497 में संभवतः उसका उत्तराधिकारी बना, और उसके बाद बाबर ने शासन करना शुरू किया। तो उसमें बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी था, और उसमें मध्य एशिया में एक क्षेत्र था, मैं कहानी बता रहा हूं बाबर की, वो कहानी है मध्य एशिया में एक क्षेत्र था, उसका नाम था समरकंद। तो बाबर की इच्छा मध्य एशिया में उस समरकंद को जीतनी थी, और समरकंद उसके चाचा हेरात के शासक के अधीन था। तो वो गया और जाके बहुत मुश्किल से, चूंकि बाबर बहुत ही एडवेंचरस था, बहुत साहसी था, बहुत हिम्मती था, वो फरगना छोटा राज्य था, और समरकंद तैमूर का कैपिटल रहा था, तो समरकंद का अपना एक अलग महत्व था। बाबर समरकंद को जीत लिया। लेकिन तभी जो उसका चाचा हेरात का शासक था, उसने सैवानी खान उज्बेक से सहायता ले ली। तो सैवानी खान उज्बेक से सहायता ली, तो सैवानी खान उज्बेक पहुंच गया, और वो समरकंद से बाबर को खदेड़ दिया। तो अब बाबर, तब तक बाबर का एक सौतेला भाई था, उसने फरगना पर कब्जा कर लिया। तो फॉर टाइम बीइंग बाबर सड़क पर आ गया, फरगना भी निकल गया और समरकंद भी निकल गया। मैं आपको बताऊं कि कोई कोई आदमी का लाइफ होता है जो बहुत ही इलस्ट्रियस होता है, तो बाबर का लाइफ भी उतना ही इलस्ट्रियस है। बाबर, ये ठीक है आक्रमणकारी हो, आप अब उसको विदेशी भी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में, अपने हिंदुस्तान में उसने अपने शासन की स्थापना किया। तैमूर यकीनन विदेशी था, और उसने बहुत गलत क्या लूट कर चला गया। लेकिन बाबर तो हिंदुस्तान में ही रह गया, उसके जो उत्तराधिकारी थे यहीं सेटल कर गए। तो बाबर का जो लाइफ है इलस्ट्रियस, कभी कभी क्या होता है, जो बहुत जिसको आप इज्जत की दृष्टि से नहीं भी देखते रहे, उसके लाइफ में कुछ ऐसा अट्रैक्शन होता है जो आपको बरबस उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर देता है। मैंने बाबर का जो तुजुके बावरी देखोगे, तो देखोगे 10 वर्ष की उम्र में वो बालक का पिता उसके आंखों के सामने ऊपर वृक्ष पर चिड़िया पकड़ते हुए गिर के मर गया सामने में। और वो एक बूंद आंसू इसलिए नहीं बहाया, उसको बहुत रोना आ रहा था 10 वर्ष के बालक को, कि कहीं उसकी माता, उसकी जो मां है, वह मां अपने को संभाल नहीं पाएगी। तो मां को ढांढस देने के लिए उसने आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आने दिया। और 10 वर्ष का वो बालक शासक बना, और 14 वर्ष में वो समरकंद को जीत लिया। मतलब 1494 में शासक बना था, 1497 में समरकंद को जीता था, 3 वर्ष के बाद। 1494 में ही बिकेम द रूलर, एंड 1497 में समरकंद को जीत लिया। और जब समरकंद को जीता, उसके सौतेले भाई ने फरगना पर कब्जा कर लिया, उसके चाचा हेरात के शासक ने समरकंद पर कब्जा कर लिया। उसके मतलब सैवानी खान उज्बेक की सहायता से, उज्बेक शासक की सहायता से, फिर सैवानी खान ने उसको समरकंद से खदेड़ दिया। तो वो जो दृश्य है, वो घुटना टेक देता है जमीन पर कि नाउ आई एम फिनिश्ड, अब मैं फिनिश्ड हो गया, क्योंकि अब मुझे दोनों निकल गया, अब मैं कुछ नहीं हूं, मैं भिखारी हूं। लेकिन तभी उसके अंदर से स्वाभिमान जगा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, मैं हार को अस्वीकार करता हूं। अब सोचिए कितना जीवट इंसान, मैं हार को ही अस्वीकार करता हूं। आई एम गोइंग टू डिनाई द डिफीट। जीतने के सिवा हमारे पास विजय के सिवा, जीतने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं, हमें जीतना है। और वो जानते हो 50 सोल्जर्स को इकट्ठा किया, वहां से फरगना को जीतने की प्रक्रिया शुरू की। और पहले इस क्षेत्र को जीता था, थोड़ा सा उस क्षेत्र पर उसका भाई तब तक कब्जा करने जाता था, तो इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता, अपने भाई को दौड़ाता रहा 50 सोल्जर्स की सहायता से, अंत में मजबूर कर दिया उसको घुटने टेकने के लिए, और फरगना पर बाबर ने कब्जा कर लिया।
फरगना पर कब्जा करने के बाद अब वो समझ रहा था कि सैवानी खान उज्बेक इतना पावरफुल है, इंपेरर है, हम उसको समरकंद पर जब तक उसका चाचा को सैवानी खान उज्बेक का सपोर्ट है हम जीत नहीं सकते, और समरकंद में उसकी दिली इच्छा थी, तो उसने सोचा लोहे ही लोहे को काटता है। तो ईरान का जो सफावी शासक था शाह इस्माइल, उससे उसने मित्रता कर ली, और शाह इस्माइल की सहायता से उसने 1510 में तब जाके शाह, इस बीच उसने एक काम किया, मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि जब उसने फरगना को जीता फिर दोबारा, तो पहला काम किया कि थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की तरफ हल्का सा बढ़ के, और उसने 1504 में काबुल को जीत लिया। तो काबुल पर बाबर का कब्जा हो गया, तो एक आधार काबुल में बन चुका था। फिर उसने शाह इस्माइल से संपर्क किया, जो सफावी शासक है, उसकी सहायता से उसने समरकंद को जीता। क्योंकि शाह इस्माइल ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उसको उज्बेकों से, उज्बेक और सफावी के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष था, और दोनों इंपायर था और दोनों इंपायर थे। तो शाह इस्माइल ने एक युद्ध में सैवानी खान उज्बेक को पराजित करके मार डाला, तो इसको मौका मिल गया बाबर को। उसने शाह इस्माइल से दोस्ती की हुई थी, और फिर शाह इस्माइल की सहायता से इसने समरकंद पर कब्जा कर लिया। समरकंद पर कब्जा तो कर लिया, परंतु बाबर को बहुत स्वाभिमानी था, उसको इस बात का बहुत चुभन हुई, इस बात की कि शाह इस्माइल उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसा वह मानो कि शाह इस्माइल का कोई अधिकारी हो। उसने स्वेच्छा से समरकंद को खाली कर दिया। फिर तुजु के बाबरी में लिखता है कि काबुल की विजय से लेकर और पानीपत के बैटल तक हमने हिंदुस्तान की भूमि को कभी नहीं भूला। और तभी आप देखते हो पंजाब का जो असंतुष्ट विक्षुब्ध गवर्नर था, जिसका नाम था दौलत खान लोधी, उसने इसको निमंत्रण दे दिया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान पर अचानक से ही नहीं आया है, हिंदुस्तान पर इसका निरंतर प्रयास 1518 के बाद ही शुरू हो गया है। 1518 में पहली बार यह पंजाब में भीरा के किले पर हमला किया था, और भीरा के किले पर ही बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया। मैं आपको बता दूं, जब बारूद के प्रयोग की पहली बात होगी तो दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी के बीच मुदगल के किले पर बारूद का पहला प्रयोग का उदाहरण मिलेगा, और अगर तोप के पहले प्रयोग का उदाहरण मिलेगा तो बाबर ही मिलेगा, और वो भी भतकल के किले पर जो पंजाब में है। तो भतकल के किले को जीता, और उसके बाद फिर वो लौट गया। फिर 1520-21 में दूसरा आक्रमण किया, फिर 1522-23 में तीसरा आक्रमण किया, फिर 1524 में चौथा किया, और 1525 में दौलत खान लोधी ने उसको आमंत्रित किया, तो कब वो हमला किया और पंजाब को पहले जीतकर पंजाब पर कब्जा कर लिया। जब पंजाब पर उसका कब्जा हो गया तो दिल्ली में अब इब्राहिम लोदी स्थापित था, पंजाब पर बाबर का कब्जा हो गया था। तो ऐसा तो तय हो गया था कि अब एक दो राज्य तो समानांतर नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों के बीच एक निर्णायक युद्ध अनिवार्य थी। तो वही पानीपत का जो बैटल हुआ, वो प्रथम बैटल आप देखते हो कि 1526 में हुआ, 1526 में। और यही जो बैटल हुआ उसमें बाबर ने एक नई युद्ध प्रणाली लाई थी, एक तो तुलगमा युद्ध प्रणाली। तुलगमा युद्ध प्रणाली में क्या होता है कि जैसे मुख्य सेना सामने वाली सेना के पास खड़ी रहती है, और दाईं भुजा वाली सेना और बाईं भुजा वाली जो सेना होती है, जब तक मुख्य सेना सामने की सेना को उलझाए रखती है, तब तक राइट हैंड में और जो लेफ्ट हैंड में सेना होती है वह सीधे गोलबंदी करते हुए, जैसे गोल घूमते हुए वो सेना पीछे चली जाएगी, और पीछे जाके अचानक से पीछे से अटैक कर देती है। तुलगमा पद्धति उसको बोलते हैं, तुलगमा। तो ये जो पद्धति होती है ये सामने वाले सेना को नर्वस कर देती है, क्योंकि सामने वाली सेना को लगता है कि अरे ये तो कोई विदेशी सेना आ गई इसकी सहायता में, ये तो कोई अलग प्रकार की सेना आ गई। तो सामने वाली सेना डर जाती और भागने लगती है पीछे, उसके पांव उखड़ जाते हैं। ये पद्धति को तुलगमा पद्धति बोलते हैं। तो इस पद्धति का बाबर ने सफलतापूर्वक उपयोग किया, और इसके साथ तोपखाने को जोड़ दिया, खाई खोदकर तोपखाने को, तोपची को छिपा दिया, और फिर उसने गोलाबारी शुरू कर दी। हमें याद है जब कारगिल युद्ध चल रहा था, ये मैं 1999 की बात बता रहा हूं, तो कारगिल युद्ध में एक थे ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह। तो ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह में जैसे तोलोलिन पर, जब तोलोलिन और कारगिल इसके माउंटेन्स पर अफगान मुजाहिदीनों ने कब्जा जमा कर बैठा हुआ था, और लोहे के बंकर बना लिए थे जिसको तोड़ना भी संभव नहीं था। पहाड़ पर बख्तर बंद गाड़ी नहीं जा सकती थी, पहाड़ पर मशीन गन को ले जाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऊपर से वो गोलीबारी भी करते थे। तो सेना, इंडियन आर्मी के लिए बड़ा एडवर्स कंडीशन था।
अचानक सुरेंद्र सिंह के दिमाग में एक विचार आया। उसने बोफोर्स तोप को, लगभग 125 तोप को एक साथ सजा दिया और सब में टाइमिंग, आज के तोप तो काफी सोफिस्टिकेटेड होते हैं, तो टाइमिंग फिक्स थी कि प्रत्येक इतने सेकंड पर यहां से एक गोला तोलोलिन पर गिरता था, टाइगर हिल पर, तो टाइगर हिल पर, तो एक गोला टाइगर हिल पर गिरता हर 10 या 20 सेकंड पर, और लगातार ये जो 125 तोप है वो गरजते रहे, टाइगर हिल पर गोलाबारी गिरती रही, और मिडनाइट में उनके जो लोहे के बंकर थे वो टूटकर उड़ गए और इंडियन आर्मी ने फतह कर लिया। जब मलिक जो आर्मी हेड था, उसको हेड क्वार्टर में रात में खबर गई कि टाइगर हिल पर कब्जा हो गया इंडियन आर्मी का, तो उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। कल हो के सुरेंद्र सिंह से बाद में पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपको यह विचार आया कहां से, तोप खाने का ऐसा प्रयोग? ऐसा तो ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, किसी मॉडर्न वॉरफेयर में इस टैक्टिक्स का प्रयोग नहीं हुआ था, आपको ये टैक्टिक्स कहां से आया? तो सुरेंद्र सिंह ने चौंका देने वाली बात कही कि मैंने बाबर से सीखा। आप समझ सकते हो कि बाबर ने उसी तरह से तुलगमा से तोप खाने का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को हराया था। तो खैर, अब देखो यहां चक्कर ये पड़ जाता है कि अगर तुम बाबर को विदेशी मानोगे तो स्वदेशी इब्राहिम लोदी को भी तो नहीं मानोगे। विदेशी स्वदेशी तो बहुत मतलब उलझाने वाला काम है, ये तो हो नहीं सकता। और मध्य एशिया से जो आक्रमणकारी आए वो समय के साथ आए। अब उसमें क्या था कि जैसे मान लो मुसलमान थे, तो उससे पहले जो इंडो ग्रीक आए, आप लोगों ने इतिहास को पढ़ा, शक आए, पार्थियंस आए, कुषाण आए, तो ये सब भी तो मध्य एशियाई ट्राइब्स ही थे। लेकिन इनके साथ एक सुखद स्थिति यह हुई कि इससे पहले अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो जनजातीय थे, तो आराम से आकर भारतीय समाज में घुल मिल गए और भारतीय धार्मिक पंथों को स्वीकार कर लिया। तो कोई बौद्ध पंथ को स्वीकार कर लिया, ब्राह्मण पंथ, जैन पंथ, तो भारतीय समाज में घुल मिल गए। लेकिन इस्लाम भी उतनी ही मौलिक धर्म था जिस प्रकार से हिंदुइज्म था। तो हिंदुस्तान की भूमि पर ना तो इस्लाम यहां पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरित करवा पाया, क्योंकि हिंदू धर्म की भी जड़ बहुत गहरी थी, और उधर ना तो हिंदू धर्म इस्लाम को निगल पाया अपने में। तो इसलिए क्या हो कि हिंदू और मुसलमान का जो डिवीजन है वह तुर्कों के आगमन के बाद शुरू हो गया, और वही आज उसको इसलिए आपको दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार वही आए थे, इससे पहले भी आते रहे, भारतीय समाज में घुल मिल गए, है ना। तो आप लोग बीइंग द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री इस बात को भली भांति समझते होंगे। इस तरह से बाबर ने इसके बाद पानीपत का बैटल लड़ा, हरा दिया इब्राहिम लोदी, मारा गया युद्ध में, और उसके बाद वो दिल्ली आगरा को जीत लिया। इस तरह से अपने राज्य की स्थापना कर ली। उसके बाद महाना सांगा को लगा कि पहले बाबर भी लूटपाट के निकल जाएगा, लेकिन बाबर ने कहा काबुल की गरीबी फिर नहीं, अब मैं फिर दोबारा काबुल की गरीबी में नहीं जाना चाहता। और बाबर ने वर्चुअली यहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और कुछ अमीर जो मध्य एशियाई थे, जिनको यहाँ का सूट नहीं करता था वातावरण, तो वो वहां से लौट गए। बाबर के बारे में भी कहा जाता है कि बाबर को हिंदुस्तान की आबो हवा पसंद नहीं थी। माने वो अपने तुजुके बाबरी में, देखो बाबर हिंदुस्तान का हो ही नहीं सका, मतलब उसने अपनी इच्छा भी यही रखी कि हमारे मरने के बाद हमारा कब्र काबुल में बनाया जाए। उसका डेड बॉडी यहां से काबुल गया, और वही तुम देखो अकबर तक आकर मतलब भारतीयकरण हो गया मुगलों का। औरंगजेब को आप एक्सेप्शन में रखो, ही वॉज अ वेरी डिफरेंट टाइप का रूलर था। ये दुखद बात थी कि वो हिंदुस्तान की समृद्ध संस्कृति को नहीं समझ सका। लेकिन अकबर तक आकर इंडिजिनाइजेशन हो गया। हुमायूं का भी नजरिया अच्छा ही था। तो बाबर कहा करता था हिंदुस्तान के बारे में, तुजुके बाबरी में लिखा था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां न रहने लायक मौसम है, न पीने लायक पानी है, न बात करने लायक लोग हैं, और न देखने लायक औरत है। मतलब उसको हिंदुस्तान में कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। लेकिन धन की जरूरत थी, काबुल में गरीबी थी, उसको हिंदुस्तान की अमीरी चाहिए थी, तो रह गया। तो पहले तो उसने यहां पर दिल्ली आगरा को जीता, फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट अटेम्प्ट लिया महाना सांगा से, उसकी लड़ाई हुई। तो महाना सांगा से उसकी निर्णायक जो खनवा का युद्ध है 1527 का, पानीपत के बाद खनवा का युद्ध, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खनवा का युद्ध में तुम देखोगे 1527 में जो हुआ, उसमें महाना सांगा ने बहुत जमकर इसका सामना किया। हालांकि महाना सांगा पराजित हुई, लेकिन बाबर इतना दबाव में आया था कि उसने कहा था या अल्लाह इस जंग को मैं जीत लूंगा तो मैं मदिरा पान नहीं करूंगा।
मदिरा के सारे जाम तोड़ दिए थे और उसने जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध का, जीतने के लिए, जो हमारे आर्मी में एक मोटिवेशन मिली। कहते हैं बाबर के बारे में कि उसको शराब उसको बहुत पसंद थी और उसने अपने जीवन में साध कर रखी थी कि मैं कभी एक बाबुरी बनाऊंगा। जैसे आप राजस्थान में जाओगे तो कुएं में सीढ़ीदार जो कुएं होते हैं उसको बाबुरी, मतलब कुएं में सीढ़ीदार जो मतलब कुएं तालाब के बीच में, उसको बाबुरी बोलते हैं। तो कहा कि ऐसा बावड़ी बनाऊंगा जो केवल शराब से भरी हो। बाद में जब खानवा के युद्ध में शराब छोड़ दिया तो एक बावड़ी बनाई जो उसने शरबत से भरी, मतलब नींबू की शरबत से उसने उस बावड़ी को भरी थी, उस इच्छा को पूरा करने के लिए। तो खानवा का युद्ध जीता। उसके बाद बहुत सारे अफगान, जैसे एक महमूद लोदी ही था जो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, वह पहले महाना सांगा से जाके मिला, महाना सांगा के साथ खानवा के युद्ध में उतरा, फिर वो हार गया तो फिर यहां से चला गया बंगाल, और बंगाल का वहां शासक था नुसरत शाह, वो अफगान शासक था और इब्राहिम लोदी का दामाद रहा था। इसलिए वहां पर जितने भी भगोड़े अफगान थे सब बंगाल में इकट्ठे होने लगे। तो बाबर के लिए खतरे की सूचना थी, बाबर तुरंत अफगान की तरफ कूच किया और अंतिम युद्ध उसने घग्गर का युद्ध लड़ा। घग्गर का युद्ध, घग्गर के युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित कर दिया, लेकिन पूरी तरह अफगानों की शक्ति को नहीं तोड़ सका। तभी बाबर को सूचना मिली कि काबुल में विद्रोह शुरू हो गया है और काबुल का विद्रोह दबाने के लिए बाबर तेजी से जैसे तैसे संधि करके घग्गर के युद्ध के बाद अफगानों से और काबुल की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही था आग लाहौर में, तो उसका डेथ हो गया और फिर उसका डेड बॉडी लाया गया, कुछ समय आगरा में रखा गया और आगरा में जिस बाग में रखा गया उसका नाम आराम बाग रखा गया, अभी उसका नाम राम बाग है। और फिर वहां से उसके डेड बॉडी को उठाकर काबुल में ले जाके दफना दिया गया। तो ये घटना है। तो बाबर का टाइम है 1526 से 30। अब इसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। यानी बाबर के 4 बेटे थे, एक बेटा हुमायूं सबसे बड़ा बेटा, दूसरा बेटा कामरान, तीसरा बेटा हिंदाल और चौथा बेटा अस्करी। अब हुमायूं तो को बादशाह का पद मिला, लेकिन उसका जो भाई कामरान था वो बहुत महत्वाकांक्षी था। तो वो काबुल और कंधार का उसको गवर्नर बनाया हुआ था बाबर ने। तो काबुल और कंधार का जो गवर्नर के पद पर था, तो उसने पंजाब, लाहौर और हिसार फिरोजा, उसने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया, लाहौर पर भी कब्जा कर लिया और हिसार फिरोजा पर भी कब्जा कर लिया। इन सारे क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया। और हुमायूं को यह बात बुरी लगी कि भाई ये तो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है कि इतने बड़े भूभाग पर कामरान कब्जा करके बैठ गया। लेकिन वो जानता था कि अभी अगर कामरान से मैं लड़ूंगा तो एक उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाएगा और इसका सीधा फायदा अफगान ले लेंगे। तो वह इसलिए सहन कर गया। अब उसने एक भाई था उसका अस्करी, उसको भी उसने थोड़ा भूभाग दे दिया, संभल का भूभाग, और दूसरा भाई था हिंदाल, उसको उसने अलवर का भूभाग दे दिया। तो प्रैक्टिकली उसने बाकी भाइयों को भी संतुष्ट करने की कोशिश की। लेकिन हुमायूं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हिंदुस्तान में अफगानों की संख्या बहुत थी और अफगानों की शक्ति अभी तक नहीं टूट सकी थी। इधर पूर्व में भी अफगान एकत्रित थे, पश्चिम में भी अफगान एकत्रित थे। पश्चिम में एक बड़ा ही शक्तिशाली अफगान शासक का उद्भव हुआ था जिसका नाम था बहादुर शाह। तो बहादुर शाह गुजरात का शासक था, लेकिन बहादुर शाह ने 1531 में मालवा को भी जीत लिया था। तो बहादुर शाह गुजरात और मालवा दोनों का शासक बन बैठा। जो बहादुर शाह है वो बहादुर शाह गुजरात और मालवा दोनों का शासक बन बैठा। गुजरात पर तो उसने पहले ही कब्जा कर रखा था, अब उसने मालवा पर भी कब्जा कर लिया। सो बिकेम द रूलर ऑफ गुजरात एंड मालवा बोथ। और वह इधर से पश्चिम से उसकी महत्वाकांक्षा उधर पश्चिम भारत में बढ़ रही थी। इधर पूरब में बहुत सारे अफगान थे जो सक्रिय थे। तो बाबर ने पहला चुनौती पूर्वी अफगानों को ही समझा और बाबर ने पहले पूर्वी अफगानों के विरुद्ध अभियान किया। और 1532 में दौराह की लड़ाई में, एक लड़ाई का नाम है दौराह, 1532 में दौराह के युद्ध में उसने पूर्वी अफगानों को, दौराह के युद्ध में उसने पूर्वी अफगानों को पराजित किया। माने पूर्वी अफगानों का जो गुट था उसको हुमायूं ने पराजित कर दिया। लेकिन उसी समय पूरब में एक बड़ा ही एक
कुशल और बहुत ही कह सकते हो शातिर और चालाक, जिसमें कहते हैं जिसमें शेर के साथ लोमड़ी के व्यक्तित्व का मिश्रण है, वो था शेर खान। तो शेर खान ने वहां पर हुमायूं को मात दे दी, क्योंकि शेर खान का रिकॉर्ड क्या था कि शेर खान ने एक बनारस के पास एक किला है, उसका नाम है चुनार, उसका नाम है चुनार। तो शेर खान ने चुनार के किले पर उस समय कब्जा कर रखा था, और चुनार का किला उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण किला था। तो हुमायूं दौरा का युद्ध जीतने के बाद और तब हुमायूं जाता है वहां पर, तो यहां पर पता चलता है कि बनारस के पास जो जगह चुनार है, वह चुनार के किले पर शेरशाह का कब्जा है। जब हुमायूं पहुंचता है तो हुमायूं सबसे पहले शेर खान ने चालाकी यह की कि वो जानबूझकर अफगानों के गुट में शामिल नहीं हुआ, ताकि वह हुमायूं के गुड बुक में आ सके और हुमायूं को उसके इंटेंशन पर कोई डाउट ना हो। अब जब चुनार के किले पर घेरा डालना चाहा, तो शेर खान उसके सामने समर्पण कर दिया, कहा कि हम तो आपके मातहत हैं, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। तो हुमायूं बहुत संतुष्ट हुआ शेर खान के व्यवहार से, उसको चुनार के किले पर कब्जा बने रहने दिया, और उसने शेर खान ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो समस्या सॉल्व। उसने समझा कि चलो शेर खान का प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व है, क्योंकि वह तो वैसे भी इनऑफेंसिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तब तक वो आया और आकर ये घटना 1533 से 34 के बीच दिल्ली में वह एक अपनी नई राजधानी का निर्माण करवाना शुरू किया। उस नई राजधानी का नाम है दीन पनाह। उसी पर बाद में शेरशाह ने पुराना किला बनाया है दीन पनाह पर। कुछ स्टूडेंट्स इसकी आलोचना करते हैं कि भाई इतना वैल्यूएबल टाइम वो राजधानी बनाने में क्यों गवा दिया, लेकिन जब सतीश चंद्र पर हो गए तो सतीश चंद्र कहते हैं कि देखिए, पश्चिम में जो बहादुर शाह का दबाव उसके ऊपर था, जिस कारण से दिल्ली राजधानी असुरक्षित हो गई, आगरा राजधानी असुरक्षित हो गई थी, इसलिए वो दिल्ली को चाहता था एक दूसरी वैकल्पिक राजधानी, क्योंकि अब तक राजधानी आगरा में थी, तो दिल्ली में दीन पनाह नामक एक राजधानी बनाने का प्रयत्न किया था। अब उसके बाद तब तक उधर से बहादुर शाह की चुनौती पश्चिम में मिली, तो अपने दो भाई अस्करी और हिंदाल के साथ वो गया और पहले मालवा को जीता और फिर गुजरात को जीत लिया। बहादुर शाह उसके सामने नहीं उतर पाया, इतना बड़ा योद्धा था हुमायूं भी। अब समझ सकते हो कि पहले बहादुर शाह मालवा में पराजित हुआ, और मालवा में पराजित होने के बाद बहादुर शाह गुजरात में पराजित हुआ। मालवा में पराजित होने के बाद गुजरात भागा, हुमायूं ने गुजरात में उसका पीछा किया, तब वो काठियावाड़ भाग गया और हुमायूं ने मालवा गुजरात दोनों पर कब्जा कर लिया। क्योंकि गुजरात का क्लाइमेट उसको सूट नहीं किया, तो मालवा में आकर आराम कर रहा था, और अपने भाई अस्करी को उसने गुजरात का प्रशासन सौंपा था। अब अस्करी इतना नादान, इतना अयोग्य था कि अस्करी अपने अमीरों से, अमीर कहते हैं अपने अधिकारी को, उससे झगड़ पड़ा और लड़ने के बाद गुस्सा खाकर आगरा की तरफ चला गया। अब आगरा की तरफ बढ़ गया। यहां मालवा में हुमायूं बैठा हुआ है। हुमायूं को लगा कि यार ये क्या खेल है, हम यहां आगरा में बैठे हुए हैं, हम यहां मालवा में बैठे हुए हैं, वो आगरा की तरफ जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गद्दी पर कब्जा करने जा रहा है। हुमायूं डर गया और वो मालवा को खाली करके अपने भाई का पीछा करते हुए निकला। रास्ते में दोनों भाई की मुलाकात हुई, गलतफहमी दूर हुई, लेकिन तब तक मालवा और गुजरात दोनों हुमायूं के हाथ से निकल चुका था। लेकिन चलिए, एक ढाढ़स यही है कि एक वर्ष के बाद ही 1538 में, तब तक बहादुर शाह का एक पुर्तगीज गवर्नर था। पुर्तगीज गवर्नर का नाम था नीनो डी कुन्हा। तो उससे झड़प हो गई बहादुर शाह की, और नीनो डी कुन्हा के साथ हाथापाई करते हुए अरब सागर में डूबकर बहादुर शाह मर गया और हुमायूं का कांटा दूर हो गया। तो ध्यान रहे, मालवा और गुजरात पर अकबर का कब्जा होने से पहले हुमायूं का कब्जा हो चुका था। कभी क्वेश्चन में पूछूं तो आप लोग मेंटली अलर्ट हो गए, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, उसको गलत मत करना। हाँ, ये दूसरी बात है कि हुमायूं मालवा और गुजरात पर कब्जा नहीं बनाए रख सका था। अब जब हुमायूं लौट कर आता है, तब तक शेर खां बहुत महत्वाकांक्षी हो चुका है। वह बंगाल और बिहार इन दोनों शासकों को हरा चुका है सूरजगढ़ के युद्ध में, और शेर खां की अब तूती बोल रही है। तो हुमायूं को लगा कि मैंने शायद गलती की कि उसको चुनार के किले पर रहने दिया। अब समय आ गया है कि हमको शेर खां की ताकत को तोड़ना पड़ेगा। तो हुमायूं यहां से
आर्मी लेकर गया और जाके सीधे उसने वो गलती की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए चुनार के किले पर घेरा डाल दिया और चुनार के किले पर घेरा डालकर चाहा कि हम शेरशाह को पराजित करें। अब देखो शेर खान ने क्या चालाकी की कि जब देखा कि भाई चुनार पर मैं घिर गया, उस किले को बचा नहीं सकता, पहले तो 6 महीने उसने किले को बचाए। जब किले को नहीं बचा पाया तो दक्षिण की तरफ हुआ बिहार, वो तो यूपी में चुनार है, तो वहां से वो बिहार की तरफ मुड़ गया और बिहार में एक रोहतास के किले को उसने निर्मित करके तुरंत और रोहतास के किले पर अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित कर दिया। और मैं आपको मानचित्र पर कैसे दिखाऊं, अगर आपको बिहार से बंगाल जाना है तो वहां जाने के 2 रूट हैं। एक रूट है दक्षिण होकर जाएंगे तो झारखंड होकर निकलेंगे और वो चले जाएंगे बंगाल। दूसरा है कि बिहार में ही आप वहां से पटना से बढ़ेंगे तो भागलपुर होते हुए और तब वो रूट भी बंगाल चला जाता है। इधर क्या हुआ कि शेर खान ने रोहतास के किले पर कब्जा करने के बाद दक्षिण भारत से, जिसको आज कहते हो झारखंड, तो झारखंड से होते हुए वाले क्षेत्र से होते हुए दक्षिण बिहार से होते हुए और तब वह बंगाल में गया और बंगाल का शासक था गयासुद्दीन महमूद, उसको पराजित कर दिया। गयासुद्दीन महमूद घायल अवस्था में दौड़ा हुआ आया चुनार के पास और आके हुमायूं को बताया कि आप यहां रुके, घेरा डाले खड़े हैं। वहां तो शेरशाह ने बंगाल को जीत लिया। अब देखिए, अब हुमायूं, ये तो शेर खां तो गया था इधर झारखंड वाले रूट वाले, जो इसको झारखंड दक्षिणी बिहार के माध्यम से, और ये इधर से पूरब की तरफ तेजी से हुमायूं सेना लेकर बढ़ा भागलपुर वाले रूट से और पहुंच गया बंगाल। और जब बंगाल में इधर से हुमायूं घुसना चाह रहा है तो पहले शेर खान ने उसको प्रपोजल भेजा, कहा कि ऐसा है कि अगर आप बंगाल पर हमारा नियंत्रण मान लेंगे तो हम आपको 10 लाख रुपए वार्षिक राजस्व देंगे और आपकी अधीनता, आपकी संप्रभुता स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इस बार हुमायूं मात खाने वाला नहीं था। हुमायूं कहा नहीं, इस बार तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, हमें कोई प्रपोजल मंजूर नहीं है, बंगाल समर्पण करो पहले। अब शेर खान ने देखा कि हुमायूं से डायरेक्ट लड़ना अभी बुद्धिमानी नहीं है, तो फिर दक्षिणी बिहार वाले रूट से सीधे इधर से ही बंगाल से निकल गया और बंगाल से निकल के दक्षिणी बिहार वाले रूट पकड़ते हुए आया। तब तक हुमायूं के साथ दिक्कत यह हुई कि हुमायूं सोचता था कि भाई हम बंगाल से शेरशाह को भगा के गयासुद्दीन महमूद को स्थापित करके हम फ्री हो जाएंगे, फिर चुनार पर लड़ेंगे। और तब तक गयासुद्दीन महमूद इंजरी के कारण मर गया, ही सकम टू इंजरी, और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था, कोई योग्य भी नहीं था। अब मजबूरी में हुमायूं को बंगाल पर कब्जा करना पड़ा और बंगाल पर कब्जा करने के बाद वहां के प्रशासन को देखरेख करने लगा तो वो फंस गया बंगाल में। तब तक इधर शेर खां आकर दक्षिणी बिहार वाले रूट से आकर फिर चुनार के किले पर कब्जा कर लिया और आगरा और बंगाल के बीच का जो हुमायूं का रसद मार्ग था, वो रसद मार्ग को ही काट दिया। अब तो बंगाल में फंस गया हुमायूं। अब यही स्थिति है, ना तो उसको आगरा से कोई सूचना मिल पा रही थी, ना मतलब सामग्री आ रही थी, ना सहायता मिल पा रही थी। तभी हुमायूं को उड़ती हुई एक खबर मिली कि उसका एक भाई हिंदाल ने उसकी अनुपस्थिति में आगरा में सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उधर काबुल से कामरान आकर उसके प्रयास को विफल बना दिया, इसलिए आगरा बच गया। अब हुमायूं को आगरा की चिंता सताने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि हम इस जगह को खो दें, और वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगा। और इसी क्रम में उसने जब लौटना शुरू किया यहां से, तो रास्ते में शेरशाह ने उसको गुरिल्ला पद्धति से हमला करना शुरू किया, छापामारी पद्धति से। शेरशाह तब उतरा जब वो जीत उसकी निश्चित होने लगी, तो चौसा के मैदान में वो 1539 में हुमायूं को ललकारा। और आज तो आपका समय ही समाप्त हो रहा है। अब अंकुर 1 मिनट समय है, पहले बच्चों का क्वेरीज के बारे में जानूं कि आर दे क्लियर और कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कहानी को कहानी की तरह सुनो और जो मैटर मैंने दिया है उस राजनीतिक इतिहास में किंग्स की कनेक्टिविटी बना लो और दिमाग में एक बार सेट कर लो। भूल जाओगे तो फिर रिवाइज कर लेना। बस राजनीतिक इतिहास में तुमको ज्यादा नहीं चाहिए। और अंकुर, विक्रम पूछ रहे हैं कि चंदेरी का चंदेरी का युद्ध एक्चुअली चंदेरी में, हाँ,
तुमको चंदेरी का इसलिए लगा होगा कि मैंने खानवा के युद्ध की बात की और 1528 में मेदिनी राय जो चंदेरी का शासक है उसको पराजित करके, हाँ वो मैंने कहना भूल गया था मैं, 1526 में पानीपत जीता, 1527 में खनवा का युद्ध जीता और 1528 में चंदेरी का शासक वही मेदिनी राय था जो मैंने आपको बताया कि महाराणा सांगा का फॉलोअर था, मैंने उसका उनका अधीनस्थ मतलब सामंत था, तो उसको पराजित करके बाबर ने चंदेरी को जीता और तब 1529 में घग्गर की लड़ाई उसने बंगाल में लड़ी। बीच में मैंने चंदेरी छोड़ दिया था, तो यही चंदेरी का युद्ध है। बाकी ओके है। तो आज तो इतना ही माय स्टूडेंट्स, अब समय समाप्त हो गया। अब कल मिलते हैं, कल के फिर 5 क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा और मुगल का जो शेष है कल हो जाएगा। राजनीतिक इतिहास थोड़ा बड़ा होता है, इसमें टाइम लगता है और फिर हम लोग प्रशासन वगैरह देखते रहेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। ओके।